और लौंडो खड़ोलते हैं पहाड़ को, जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो साले सिटिकुल में नौकरी करता है रे, तो फिर ये जंगल कहाँ गायब हो गया? जब मेरे तेरे नए घर के लिए नीला रेता हल्द्वानी से आ रहा है, तो इस पास वाली नदी को कौन खड़ोल गया, कौन चाट गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को? आओ जो लौंडो मिलकर चूसते हैं पहाड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है। आज मैं सोमेश्वर में पहुंचा हूं और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। सोमेश्वर बहुत ही खूबसूरत जगह होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी उत्तराखंड के लिए बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे लिए खास मेहमान हैं हर्ष काफर जी, इनसे बात करेंगे क्योंकि पिछले दिनों में हर्ष काफर उत्तराखंड में बहुत वायरल हुए हैं और इनके जो मुद्दे होते हैं वह पहाड़ से जुड़े हुए होते हैं और पहाड़ की समस्याओं पर या विस्तार से बात करने लगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सोमेश्वर में आए हैं। आपका यह जो क्षेत्र है बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको पहाड़ का गणित समझाने में बहुत टाइम लगा। तो क्या है पहाड़ का गणित, इसी से शुरुआत करेंगे, फिर आगे वो हम करेंगे। पहाड़ का गणित क्या है कि खूबसूरत तो है ही पहाड़, आपको इस पर कोई जो राय नहीं है कि पहाड़ खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो पहाड़ में विसंगतियाँ हैं, पहाड़ की जो दिक्कत है, पहाड़ की पीड़ा है, वो मेरा प्रयास था कि मैं वो सामने ला पाऊँ। तो वही मैं अपनी कविताओं में कर रहा हूँ धीरे धीरे कि खूबसूरती तो हर कोई दिखाई दे रहा है, ब्लॉगर वगैरह या क्या नाम लेते हैं जो दर वाली कवि है वो भी दिखाई देते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रखूँ और एक जनता का पक्ष रखूँ सामने, वही है वो मेरी गणित पहाड़ की। नहीं, आप तो जनता के पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो पिछले वक्त में हमने देखा, हम तो इससे मिलना चाहते थे आपसे। हमने कहा फिर हर्ष काफर जी कहीं बड़े आदमी बन जाएंगे आने वाले वक्त में, तो इससे पहले ही इनको आज सोमेश्वर में पकड़ लेते हैं और पहले ही समझ लेते हैं कि पहाड़ क्या है। तो क्या है पहाड़? शुरुआत में एक कविता आपकी हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे को पढ़ेंगे। पहाड़ तो देखो मेरी सारी कविताओं में पहाड़ है, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि बाजू में पहाड़ छू, नहीं में दीवार छू, बाजू की गाड़ छू, सैन सैन कसी आला में तो छड़ धाड़ छू, बाजू की गाड़ छू, सैन सैन कसी आला में तो छड़ धाड़ छू, यून मैं आओ छू, ये टकाओ धाम छू, आओ बैठो चाह पियो, चिंके का चक्कर पियो, देख लियो अब जे छू यो ये पछाड़ छू, दादी पहाड़। तो पहाड़ में मेरे हर चीज़ पहाड़ है। पहाड़ हमारे बुजुर्ग हैं जो अंतिम पीढ़ी है, जिनके पास अपने अनुभव है, जो स्क्रीन पर टाइम नहीं दे रहे, वो अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं कि बात करने के लिए। हमारी मीडिया है, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, क्योंकि नौजवानों का पलायन हो चुका है। पहाड़ क्या है? यही है, वो बूढ़े हैं और बच्चे हैं, औरतें हैं, बस पहाड़ और कुछ नहीं है। आपने कहा कि पलायन हो चुका है। आप हर्ष काफर एक कवि होने के नाते कहते हैं कि कवि की कल्पनाओं में कविताएं होती हैं और पूरा संसार वैसा होता है। कवि की कल्पना से पलायन का मुख्य कारण क्या है? कवि की कल्पना। अब मैं बताता हूँ कि पहाड़ का पलायन का मुख्य कारण क्या है। सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और धीरे धीरे हमारा पलायन हुआ है। लोग धीरे धीरे अपना व्यवसाय करने गए हैं। अब क्या हो गया कि यहाँ लोग कम बचे हैं, ज़्यादा लोग कहाँ पहुँच गए? हल्द्वानी पहुँच गए। उन्होंने वहाँ अपना समाज क्रिएट कर लिया है, उन्होंने अपने देवता भी उठा के ले गए वहाँ, ठीक है। अब यहाँ वो समाज ही, वो जो ढांचा था ना वो ही टूट गया है, तो वो ढांचा ही उठा के ले गए। ये सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ पर लोग ही नहीं बचा है, तो वो 2-4 दिन में बोर हो रहा था, उसको दूसरा साथ का आदमी नहीं मिल रहा है। तो अब वो भी कह रहा है यार साथ तो उसका हल्द्वानी में है, तो वो भी हल्द्वानी जा रहा है। अब मुझे ये लगने लगा कि अब पलायन का कारण ये है, बाकी नौकरी, पैसा, बिजली, एजुकेशन, स्वास्थ्य समस्या, ये तो सभी की आएगी, देंगे आपको। वो धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे सरकारें काम करेंगी धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक हमारा पूरा का पूरा समाज वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था उसको। हम लोग यहाँ मतलब अकेले रह जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको बद्रीनाथ केदारनाथ पहुँच गए 4 लोगों के पास, वही ऐसा मतलब फील आएगा आपको कि समाज, पूरा समाज का ढांचा ही करके वहाँ चला गया और हम लोग अकेले रह गए। और अब जब समाज वहाँ पहुँच गए तो हमें भी धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
यही इस स्थिति को देखकर पहाड़ के चौतारे में बैठी अम्मा क्या सोच रही है ये लेकिन बताइए। पहाड़ में चौतारी में बैठी अम्मा कुछ नहीं सोच रही है, वो केवल समय की कहानी लिखी गई है कि समय कैसे कैसे देख रही है वो अपने आगे से। कैसे देखती हैं? बहुत सारा समय देखा है उसने, मतलब वो कभी देख रही है कि नेता आ रहे हैं, ठीक है? कविता के माध्यम से ही आप बताइए इसे, उसके बाद हम फिर जानेंगे आपसे। हाँ, तो वो कहती है कि नेता आता, नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक पहला गम्मा, हेलो अम्मा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे, अम्मा उनको मुँह न लगाती, भाजो रन करो जल्दी भागो, अम्मा हंस हंस कर जल जाती, चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, दिन भर अपनी कमर दबाती, सांझ ढले तक चौकस नजरें पूरी सुपरवाइजर जैसी, बबलू लाल आंखों से नहाता, क्रिकेट के नाम पर अत्तर पीता, अम्मा उसे खूब डरकाती, पूरी अग्निवीर हो जाती, फिर खुद का सर पीटती अम्मा बहुत दुखी हो जाती, चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारा समय देख रही है, फिर अम्मा मर जाती है, फिर वो आसमान से देखती है, आसमान से क्या? फिर भी चौतारे को देख रही है, आसमान से भी वो चौतारे को ही देख पाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी उसी चौतारे से देखते हुए निकल गई, वो सब देख रही थी। अम्मा, एक कविता है कि अम्मा जॉन रॉल्स नहीं थी, लेकिन अम्मा ने वो सिखाया जो जॉन रॉल्स सिखाना चाह रहा था, मतलब वो जो सामाजिक न्याय की बातें हैं वो अम्मा भी कर ही रही थी, लेकिन उसने कभी जॉन रॉल्स को नहीं पढ़ा, उसने कभी अमृत सेन को नहीं पढ़ा, तो मतलब मेरा जो जीवन ये से निकल के आता तो वही मैं कविताओं में डालने की कोशिश करता हूँ। जी, आजकल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, नेता भी आ रहा होगा, नेती भी आ रही होगी, लेकिन आमा फिर चौतारे से बैठकर ही देख रही होगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन जोशी से हर्ष काफर बनने की कहानी कैसी रही और कैसे बनी? बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, मुझे बहुत अच्छा लगा हर्ष काफर बनने में। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। हर्ष काफर जो नाम है आजकल उत्तराखंड में चल रहा है और नेता इसको बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं और उनके दिमाग में ये बैठ गया कि यह कौन लड़का है जो पहाड़ के मुद्दों पर बात करने लगा है, ये पहाड़ का गणित समझाने लगा है, ये पहाड़ के जन मुद्दों पर बात करने लगा है, शिक्षा शास्त्र पर बात करने लगा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी का कोई फोन कॉल आया या आपको मनी मन कभी ऐसा लगा हो कि डर जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ कि इसके पीछे मेरे खिलाफ कोई हो सकता है? नहीं, अभिव्यक्ति की आ जाती है अभी देश में, संविधान से चल रहा है देश। अभी तक तो मुझे किसी का कॉल नहीं आया और कविताओं से कोई नहीं डरता है। कवि की कलम में तो वो एक ताकत होती है, ताकत होती है, लेकिन अभी कोई नहीं डर जाता है कविताओं से कोई नहीं डरता है। मैं सिर्फ जनता की बात रख रहा हूँ और जनता को बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। हमारी महत्वाकांक्षा है कितने ऊपर होनी चाहिए, एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कविता के जरिए। तो पहले के कवि जो होते थे आज के कवियों से कुछ अलग होते थे। कवि तो कवि होता है पहले भी, तो पहले के कवि से नेता डरते थे, तो आज के कवियों से क्यों नहीं डर रहे हैं? यही तो सवाल है मेरा। हाँ, मैं बताता हूँ, आज के पत्रकार से नहीं डर रहे हैं, आज के कवि से क्या डरेंगे वो? तो क्योंकि पहले के पत्रकार से भी तो कवि सरकारें डरा करती थी, पत्रकार से नहीं डर रही तो कविता से क्या डरेंगी? कविता तो सिर्फ अपनी बात कहने का एक अलग नजरिया है कि अभिव्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि कविता से, एक कवि से कोई डरता है, जबकि मीडिया हाउस से डरना चाहिए आदमी को। मीडिया ही बिक चुका है, मीडिया ही आपका बिल्कुल धरातल पे है, तो हमसे कौन डरेगा? कभी से आपकी मीडिया में बड़ी नाराजगी रहती है, ये हमने आपकी अनेक वीडियो में देखा है। ये मीडिया से जो नाराजगी है हर्ष काफर की, ये क्यों आई? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? नहीं, इतनी भी नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी ये है कि बिक तो गया ही है मीडिया। मतलब अब आपको एक साइड की खबरें देखने को मिलती हैं धीरे धीरे, और मैं तो इस सवाल को ही स्किप करना चाहूँगा। मेरे को कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल मीडिया से नाराजगी नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो में ये दिखता है जैसे आपको लगा है कि मीडिया का एक भरा हुआ हम भी महसूस करते हैं कि सरकार के पक्ष या विपक्ष में दिखाता है। ऐसे ही जैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, कवियों को भी मैनेज किया गया होगा कभी, क्या किया जाता है? कवियों को भी मैनेज नहीं, मुझे नहीं लगता कवियों को मैनेज, वो कवि है ही नहीं जिसको मैनेज किया जा सकता है। आपने शुरुआत में कहा कि दरबारी कवि आदमी खुद बनता है ना, वो उसे पता है कि उसका गेम नहीं चल पाएगा, इसलिए वो तुरंत दरबार पकड़ लेगा, ठीक है। वो अपनी बात नहीं रख पाएगा मजबूती के साथ, कहीं ना कहीं वही कमजोर पड़ रहा है ना।
वो खुद जाता है दरबार में, वो कोई ज़बरदस्ती उसको पकड़ के बंदी बना के दरबार के भी नहीं बनाना है ना। वो उसे लग रहा है कि वो आगे भविष्य में अपनी बात नहीं रख पाएगा, इसलिए वो दरबारी कभी बनता है, मुझे ऐसा लगता है। जागेश्वर का मुद्दा आया, आपकी एक वीडियो आई जो बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने देखी। क्या कहना चाहेंगे जागेश्वर के उन देवदार के पेड़ों के बारे में? देवदार के पेड़ों को बचाना चाहिए, हर कोई पेड़ को बचाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आओ हम लोग मिलकर खड़ोड़ते हैं पहाड़ को। इसको कविता के माध्यम से ही आप हमें सुनाइए। नहीं, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। ये वाला बताइए पहले कि आवले लौंडो चूसते हैं पहाड़, आवले लौंडो खड़ोड़ते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो साले सिटकुल में नौकरी करता है रे, तो फिर ये जंगल कहाँ गायब हो गया? जब मेरे तेरे नए घर के लिए नीला रेता हल्द्वानी से आ रहा है, तो इस पास वाली नदी को कौन खरोड़ गया, कौन चाट गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को, आओ रे लौंडो मिलकर चूसते हैं पहाड़। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकारी रेट पे नदी निकल गई, हम तो अपने घर के लिए नीला रेता हल्द्वानी से मंगवा रहे हैं, फिर ये कोसी नदी के बारे में कौन बात कर रहा है, कौन खरोड़ रहा है इसको? तो ये सरकारी रेट में खरोड़ी जा रही है ना, मैं तो नहीं खरोड़ रहा ना वो खरोड़ रहा, क्योंकि सारा का सारा तो पलायन हो चुका है। फिर ये नदी कैसे गायब हो रही है? जब मेरे गांव में अकेले दो लड़के हैं, टोटल 2 लड़के हैं, नौजवान कहने में 2 लड़के हैं, तो वो तो नदी खरोड़ नहीं रहे, तो कौन खरोड़ रहा है नदी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं वही प्रश्न उठा रहा हूँ। और फिर मैं अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मैं तो हल्द्वानी से मंगा रहा हूँ, यहाँ कौन चाट रहा है फिर उसको? तब तो नदी सेफ रहनी चाहिए थी, तब तो जंगल सेफ रहना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा ना। तो दोनों ही मुद्दे अलग हैं, दोनों अलग अलग बातें कही गई हैं, हालांकि वो आपस में टकराती नहीं है। जब मैं बहुत बचाओ लिख चुका था, तो फिर मेरे को आया कि नहीं, मैं अब ऐसे इस एंगल से, नेगेटिव एंगल से बात करूँगा। तो उस कविता में आगे है कि साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं, हुक्मरान मुझे तोड़ सकते हैं, और ठेकेदार मेरी तोड़ सकते हैं। यही होता है जब 2 समांतर रेखाएं अनंत पे मिलती हैं, तो नया कोण बनता है। तुम चौखंबा को चाट जाओ गढ़वाल वालों से, तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ, आओ रे लौंडो मिलकर खरोड़ते हैं पहाड़ को। ये सिर्फ निगेटिव एंगल से पॉजिटिव बात कहने की एक कोशिश है, कहनी भी चाहिए, कहनी भी चाहिए ऐसी बात। नेगेटिव एंगल से है बात, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह सच होते हुए भी हमको दिखाई देता है। जैसे आपने कहा कि कोसी नदी कमज़ोर हो रही है, वहाँ की रेता गायब हो रही है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन ये सवाल है, जब हम हल्द्वानी से रेता मंगा रहे हैं, तो कौन है वो व्यक्ति जो इसे खरीद रहा है? जो आपने फिर जागेश्वर पर आते हैं, वहाँ पर जो आपने लाइनें कही, उनको सुनाइए आप। जब वो मेरे को याद जैसी नहीं है कि याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और वो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। तो अब हम यह जानना चाहते हैं, अशरफ मुकाफर अब आगे किस ओर जाना चाहते हैं और किस तरीके से पहाड़ को और समझ के लोगों को समझाना चाहते हैं? मैं बस पढ़ ही रहा हूँ और पहाड़ को और अलग अलग नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि बुराज है, बुराज को तमाम तरीके से देख लिया गया है। अब मैं अपनी नज़र से देखना चाहता हूँ, और जो लोग है, जो यहाँ का फोक है, लोग है, मैं जिस लोग से आ रहा हूँ, मैं उस लोग से नहीं आ रहा हूँ ना, हुड़के वाले लोग से नहीं आ रहा हूँ, मैं वो छाछरी और ये वाले लोग से नहीं आ रहा हूँ। मैं जिस लोग से आ रहा हूँ, मैं उस लोग को आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसी लोग की बात कहना चाहता हूँ। कोई स्वप्न लोग की बात नहीं, अपने लोग की बात कहना चाहता हूँ। तो हुड़के वाली बात की, तो हुड़के वाले लोग की बात कौन करेगा? हुड़के वाले लोग की बात वो करेगा जो हुड़के वाले लोग से निकल के आया है, जिसके घर में हुड़का बज रहा था, जो रात दिन हुड़का सुन रहा है, वो अपना लोग लेके आएगा। मैंने नहीं पढ़ा है ना वो, मैं नहीं जिया हूँ हुड़का वाला लोग, लेकिन मैं अलग लोग जी रहा हूँ, मैं ये जी रहा हूँ, ये मार्केट वाला लोग जी रहा हूँ, मैं बर्बाद होता लोग देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने पलायन को अपनी आंखों से देखा है ना, 2007 के आसपास, 2005 2004 के आसपास जब सिटकुल लगा, तो तब जाके सड़कों का पलायन हुआ, वरना ये सारे गाँव भरे पड़े। तो मैं उस लोग को जी रहा हूँ और उस लोग को लिखूँगा। जो हुड़के वाली बात है, सरकारें कहती हैं, नेता कहते हैं कि हम इनको बहुत आगे ले जा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है। क्या सच में आपको लगता है आज के समय में हुड़के वाले लोग समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए?
नहीं हुड़का वाला लोग जुड़ा है, संस्कृति विभाग काम कर रहा है, लेकिन वो काम नाकाफी है, बिल्कुल जीरो है वो काम भी। पैसा उनका सालों बाद आता है, खाली मतलब शौक के लिए तो जा रहे हैं वो लोग। चलते चलते एक बेहतर कविता क्या सुनाना चाहेंगे? बेहतर कविता तो जो आपको सबसे अच्छी लगती है? नहीं, मेरे को तो सभी कविताएं पसंद है, लेकिन जो जिसको आपको लगा होगा कि यह आज तक की मेरी सबसे बढ़िया कविता मैं लिख पाया हूँ, मेरे कलम में जादू है, वो तो मैं लिखूंगा मेरा सबसे बेहतर कविता, लेकिन ये मेरे को ऐसे तो याद नहीं आएगी कोई कविता। कोई सी भी सुना दीजिए। कोई सी सुना रहा हूँ, कोई सोच रहा हूँ कौन सी सुनाऊँ। हाँ, वो है ना कि रोजाना में आग लगा रहा हूँ कि कशी चीड़ कशी बचाए लिखूँ, खुद में या चिर पड़ी भी कशी भोजना लिखूँ, हरी भरी शान मत पड़गी के हाउ के बयाओ के रहा जाओ पार पुलिस थोड़ा सा डाली बिल्कुल तो सैन्या मन तो नमकीना बचपन सिर्फ जवान लेकर पड़ी मैं किला बुरा सकूँ लिखूँ, मैं लिखूँ घाम खाए मुरझाए सरसों मैं मेहनत लवाई खाओ पड़े दाल पुलिस थोड़ा सा डाली जो वाह ब्यूटीफुल कभी नहीं। जी बिल्कुल, आपने इसमें महिलाओं का जिक्र कर दिया, आपको भी समय का अभाव है शायद, ऐसा नहीं, ये मैंने बंद करना चाहिए था पहले। अच्छा, तो बार बार समय देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं की बड़ी समस्याएं पहाड़ों में होती हैं, आपको क्या लगा महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि आबाद कहा जाता है कि महिलाओं से ही पहाड़ आज आबाद हुए हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को भी नहीं पता है, महिलाओं की पहाड़ की महिलाओं की बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं कि कारण कि का पीड़ है कि पीड़ है, वो जब तक मरने की हालत में नहीं होती तब तक अपनी पीड़ नहीं बताती है। ठीक है, तो महिलाओं की समस्या महिलाओं को भी नहीं पता। ठीक है, तो महिलाओं का महिलाएं जाने क्या हो रहा है उनके साथ। अगर वो अस्पताल पहुंच जाए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अस्पताल क्या कहते आप जानते हैं अभी बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा, 200 बेड का अस्पताल हमारे से बन रहा है, उम्मीद है जल्दी बन जाए हमारी महिलाओं को। चुनाव में हर्ष काफर किस ओर रुख देखते हैं? जिस ओर रुक जा रहा है उस ओर देखता हूँ मैं तो जनादेश का सम्मान करूँगा ना। किस ओर जा रहा है? मैं तो जनता का आदमी जनादेश का सम्मान करता हूँ, किसी और नहीं जा रहा मुझे नहीं दिखेगा, वो तो जो परिणाम बताएंगे किस ओर जा रहा है, लेकिन जो भी होगा जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उसे चुना है, जनादेश है वो। अगर आप उसका सम्मान नहीं करो तो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करो। नेताओं वाले गुण तो आ रहे हैं और मुझे लगता है धीरे धीरे हर्ष काफर भी राजनीति में आएंगे लोग। राजनीति में नहीं नहीं, अभी पहले ऐसा ही कहते हैं, लेकिन बाद में आ सकते हैं, ऐसा मुझे बातों से लग रहा है। आ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। वैसे यूट्यूबर को बना सकते हैं ये सीएम देखना, विधायक बना लेंगे ये वैसे यूट्यूबर को, कभी को तो मैं देखूंगा इस बारे में, सोचूंगा। नहीं, अनेक लोग हमने देखे हैं ना जो सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, बाद में राजनीति में शामिल हो जाते हैं। नहीं, वो होता है, वो लोग थे जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, वो लोग बनते हैं नेता। मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कवि हूँ। हाँ, लेकिन अगर जनता चाहती है कवि या यूट्यूबर, फेसबुक या हम कहते हैं इंस्टाग्राम वालों को कल के दिन में नेता देखना, तो हाँ मैं देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ये चेहरा ही राजनीति में उतर सकता है जो आप इसमें कैमरे में देख रहे हो। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हो। तो बिल्कुल आज की छोटी सी मुलाकात थी, विस्तार से आपको कभी हम बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, तब करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।